तमाम चीजों को, तमाम कृषि उत्पाद को, तमाम मजदूरों के श्रम को उनके हवाले करने पर तुली हुई है। ये आप सभी जानते हैं। वो टस से मस नहीं हो रही है। अपनी पूरी ताकत का इजहार दिखाते हुए दमन से, चालाकी से, षड्यंत्र से, झूठ से, फरेब से, तमाम तरीकों से आंदोलन को खत्म करने पर आमादा है। लेकिन हम डटे हुए हैं मैदान में। और अभी 100 दिन के बाद 1 सप्ताह और गुजर गया है। बीच में 26 जनवरी और हमने तमाम नेतृत्व ने जो भी इस आंदोलन की सफलता के लिए, अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को एहसास दिलवाने के लिए कदम उठाए हैं, वो उसमें आप हम सभी शामिल रहे हैं। लेकिन अभी हमारे सामने वैसाखी का दिन आने वाला है। ये संघर्ष एक बहुत ही विशेष चरण में प्रवेश करेगा। फसल पकने को है, तैयार है। और वैसाखी का दिन साम्राज्यवादियों द्वारा किसान मजदूरों पर जो गोलियां चलाई, कुचलने का प्रयास किया, वो दिन दुनिया समझती है, जानती है। निकट भविष्य में हमारी फसलें मंडी में जाएंगी। सरकार जो हमारे साथ चालाकी किए हुए है, प्रचार किए हुए कि एक एक दाना हम खरीद करेंगे, मंडियों में उसको उचित मूल्य देंगे, ये महज चालाकी है। हमने जो देखा है हरियाणा और पंजाब में, मंडियों के अंदर समुचित व्यवस्था नहीं होती। भले ही दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। मजदूर पूरे विश्वास से किसानों के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाने पर उद्यत है। और ये संघर्ष वास्तव में पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इजारेदारी जो व्यवस्था है, जिसे पंजाब के, हरियाणा के, पूरे देश के मजदूर संगठन समझते हैं, वो चाहे समय कितना ही लगे, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये निरंतर और जुझारू संगठन, जिसको माशा ने 26 तारीख से पहले भी जितनी भी हड़तालें हुई, उसकी बात है कि इस दिशा में संघर्ष हो। और वास्तव में किसानों का संघर्ष उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ता हुआ है और एकता को सुनिश्चित किए हुए है। दूसरी बात साथियों ये है कि ये बेमिसाल संघर्ष इतना नहीं है कि किसानों का है, मजदूरों का है, भारत का है, पंजाब का है, हरियाणा का है। इस संघर्ष ने दुनिया के किसान मजदूरों के आंखें खोल दी हैं। दुनिया भर का किसान मजदूर अपने अपने देशों में इस पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, शोषण, जुल्म को, अत्याचार को खत्म करने के लिए वो हमारे साथ अपने भाईचारे को अटूट बनाते हुए हमारे संघर्ष में शामिल है। और हम भी जरूरत पड़ेगी तो दुनिया के मजदूरों को, किसानों को, उनके भाईचारे को मजबूत करते हुए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ कुर्बानियां जरूर होंगी संघर्ष में। मजदूर किसान उसके लिए तैयार है। हमारे 250-300 साथी हमारे से भी जुट गए। हमारे बुजुर्ग और महिलाएं यहाँ हैं जो कार्यकर्ता हैं। शायद हम भी चले जाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ी इस कारपोरेट जगत को, इस पूंजीवादी व्यवस्था को, निजाम को जड़ से उखाड़ के वास्तव में शहीद आजम भगत सिंह के इनकलाब को पूरा करेगी और मजदूर किसान का राज्य स्थापित करेगी। मैं इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप और मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान, जो कि देश भर के अलग अलग भिन्न जुझारू ट्रेड यूनियनों, मजदूर संगठनों का साझा मंच है, जिसके हम भी एक घटक हैं, उसकी तरफ से आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, हम दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी के कुछ जगहों से, नोएडा से आपके बीच आए हैं, आपके संघर्ष के बीच आए हैं।
अपनी बात कहने के लिए और आपका जो ये बेहतरीन संघर्ष, काबिल तारीफ संघर्ष चल रहा है, उसमें सॉलिडारिटी, उसका समर्थन देने के लिए। साथियों, जो आप लोगों ने भिन्न भिन्न जगहों पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर हो, शाहजहांपुर हो, पलवल हो, और जो ये आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था कुछ यहां दिल्ली आने के कुछ महीने पहले ही, जो बेहतरीन तरीके से ये आंदोलन को चलाया जा रहा है। और हमारी जो मांग है, जो बिल्कुल जायज मांग है, जो किसानों की बेदखली के खिलाफ जो मांग है, और हमारे को जो जीवन जीविका को उजाड़ देने का जो पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में सारी धन संपदा दे देने के लिए, समाज की सारी धन संपदा को उनके हाथों दे देने के लिए, उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा आंदोलन है। इसलिए हम आप सभी को फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन देते हैं। साथियों, हम मजदूर संगठन करते हैं और इसलिए मजदूर वर्ग की तरफ से, मजदूरों की तरफ से आपके बीच बात रखना चाहेंगे। हम कहना चाहते हैं कि यह जो मांग है कि जो 3 कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए, उसको रद्द किया जाए, और जो एमएसपी है, जो हम उगाते हैं, जो फसल का उत्पाद होता है, उस पर हमें उचित दाम मिले। क्या इस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में मोदी सरकार को बैठाया गया है, किसकी सेवा करने के लिए? हम सब जानते हैं 2014 के बाद से गरीब और अमीर की खाई जिस तरह बढ़ी है, मजदूरों का अधिकार किस तरह छीना गया है, बेरोजगारी किस तरह बेतहाशा बढ़ी है, युवाओं और छात्रों के बीच खुदकुशियों और आत्महत्याओं की जो संख्या है वो बढ़ी है, और किसानों की जो आत्महत्याओं की कहानी है, जो दुख दर्द भरी कहानी है, उसके हम सब वाकिफ हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि किसकी सेवा के लिए यह सरकार दरअसल बनी? कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए। अंबानी अडानी का नाम यहाँ पर हर वक्तव्य में तो आता ही है, और उनके साथ उनके जो तमाम भाई हैं, उनके जो तमाम बहनें हैं, जो देश विदेशी पूंजीपति हैं, जो धन्ना सेठ हैं, उनके फायदे के लिए एक एक करके, चाहे वो कृषि कानून को लाना हो, चाहे वो 4 श्रम कोड को लाना हो, चाहे वो नई शिक्षा नीति को लाना हो, चाहे वो रोजगार नहीं दे पाना हो, एक एक नीति जो धीरे धीरे लाई जा रही है और अब तेजी से लाई जा रही है, वो जनता के अधिकारों को छीनकर, जनता को बिल्कुल बेबस बनाकर, जनता का खून का और पसीने का आखिरी कतरे को लूटकर उनकी तिजोरियां कैसे भरे, इसके लिए वो काम कर रही। और ये जो व्यवस्था है जिसमें चंद मुट्ठी भर लोगों के पास समाज की पूरी संपत्ति संपदा होती है, और जो ऐसी ऐसी पार्टियों को, ऐसी ऐसी सरकारों को अपनी जेब में रखती है, क्या ऐसी व्यवस्था में हमारी मांग पूरी हो पाएगी? क्या ऐसी व्यवस्था में जहां पर मानव द्वारा मानव का शोषण होता हो और उसी पर यह समाज आधारित हो, गैर बराबरी पर यह समाज आधारित हो, जहां पर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती हो, क्या ऐसे समाज में एमएसपी की गारंटी और ये तीनों कृषि कानून हमेशा के लिए वापस लिए जा सकते हैं? हमें ऐसा नहीं लगता है साथियों। हमें लगता है कि लड़ाई लंबी है, और जब हम कहते हैं कि ये समाज में ये मांगे हो सकता है कि नहीं मिले हमें, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बिना किसी मतलब के संघर्ष कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा संघर्ष जो इतना बेहतरीन तरीके से चल रहा है, वो हमें यह भी समझा रहा है कि अगर यह व्यवस्था में हमें अपनी मांग नहीं मिलेगी, अगर इस गैर बराबरी और शोषण पर टिकी व्यवस्था पर हमें अपनी मांगों को पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो हम ऐसे समाज की तरफ बढ़ेंगे, ऐसी व्यवस्था का परिवर्तन करने की तरफ बढ़ेंगे जहां पर भाईचारा हो, जो बराबरी पर आधारित हो, और जहां पर सारे समाज की सारी संपदा, चाहे वो खेत हो या फैक्ट्री हो, जमीन हो या घर हो, कुछ भी हो, सबका समाज द्वारा ही नियंत्रण हो, समाज द्वारा ही स्वामित्व हो, और तभी हम शोषण पर टिकी व्यवस्था को खत्म कर पाएंगे और गैर बराबरी को भी खत्म कर पाएंगे। जा रहा था इस देश के बड़े बड़े चैनलों ने, पूंजीपतियों के चैनलों ने, इस देश के बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर किसी के मुंह पे हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा फैला दिया था। देश के अंदर बताया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिनों के लालच में इस देश की जनता ने,
इस देश की गद्दी पर मोदी जैसे तानाशाह को बैठा दिया। और हम सभी को पता है कि अच्छे दिन किसके आए, अच्छे दिन आए, लेकिन किसके आए? अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े कारपोरेट के मालिकों के। ये बड़े बड़े कारपोरेट के मालिक, बड़े बड़े पूंजीपति इस देश की बहुत ज्यादा संपत्ति पर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं और इन्होंने अपना नुमाइंदा चुना। मोदी जी जो बोलते थे कि मैं तो सेवक हूं, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल पड़ूंगा, आज हमें महसूस हो रहा है कि हाँ, वो वास्तव में सेवक है, वो वास्तव में नौकर है। लेकिन वो इस देश की जनता का नौकर नहीं है, वो नौकर है चंद पूंजीपतियों का। जब उन चंद पूंजीपतियों ने कहा कि हमें और ज्यादा मुनाफे के लिए इस देश की खेती की जरूरत है, तो साथियों उस प्रधान सेवक ने अपने मालिकों को खुश करने के लिए इस देश की किसानी को कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने का निर्णय लिया। बधाई के पात्र हैं हमारे देश के किसान, नौजवान, मजदूर जो उसके इस काले फैसले के विरुद्ध, इन काले कानूनों के विरुद्ध दिल जान से डटे हुए हैं, लड़ते रहे हैं। क्या क्या नहीं किया इस देश की सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। कभी खालिस्तानी बोला गया, कभी पाकिस्तानी बोला गया, कभी बोला गया कि ये पंजाब के लोगों का आंदोलन है, हरियाणा के लोग इसमें शामिल नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, 26 जनवरी को जिस तरीके से सरकार ने एक षड्यंत्र फैलाया ताकि इस आंदोलन को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए, और वो सरकार की साजिश इस देश की जनता के सामने भी आई साथियों, कि कैसे ये आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। इस देश की जनता ने फिर से एकजुट होकर समस्त दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर एकजुटता के साथ फिर से आंदोलन कायम किया। हम मंच के माध्यम से देख रहे हैं साथियों, हमारी बुजुर्ग माताएं, महिलाएं बैठी हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं। देश की राजधानी दिल्ली को घेरे हुए किसान संगठन न जाने 20-20 किलोमीटर तक बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर किसान डेरा डाले बैठे हुए हैं जहां तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंचती, लेकिन सबके अंदर यह जुनून है, यह जज्बा है कि मोदी जी जितनी निर्दयता के साथ इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही मजबूती के साथ हम इस आंदोलन को लड़ेंगे। कभी फैलाए, अभी क्या चल रहा है कि आंदोलन को नजरअंदाज कर दो, अपने आप में आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सभी बधाई के पात्र हैं, 4 महीने होने को हैं, फिर भी आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, दुनिया के मेहनत कशा एक हो। साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी बात को रखते हुए जो हमारे किसान साथी जो इस संघर्ष के दौरान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और आज इस किसान आंदोलन को चलते हुए 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये बेरहम सरकार जो है हमारे जो अधिकारों के लिए है बात नहीं करती और पूंजीपतियों के हक के लिए लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से वस्तु अधिनियम जो खेती कानून लेके आई है सरकार, उसमें जो है तमाम तबके का वर्ग जो है, मजदूर हो चाहे किसान हो चाहे वो तमाम मेहनत का जनता हो, उसके लिए जो रोटी को दूर किया गया है मेहनत का जनता से, उसी तरीके से जो 4 लेबर कोड जो लेकर आई है सरकार, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो मजदूरों के कुछ अधिकार थे उन अधिकारों को जो है सरकारों ने लगातार खत्म करने का काम किया है। और जो एक मजदूर के ऊपर छतरी का काम करते थे कुछ अधिकार, वो अधिकार जो है आज मजदूरों से अधिकार विहीन मजदूर कर दिए जा रहे हैं। जब संसद में जब ये तीन जो है
कृषि कानून लेके आई थी, उसी टाइम पे जो है सरकार 4 लेबर कोडों में तब्दील, जो मेहनत के जो कानून थे उनको जो है 44 केंद्रीय कानूनों को 3 कानूनों के अंदर 3 श्रम संहिताओं के अंदर बदल दिया गया था। और इससे पहले एक श्रम संहिताएं जो वेतन अधिनियम थी वो 2019 में ही तब्दील कर दी गई थी। और इनके अनुसार जो है आज जो है 8 घंटे की लड़ाई जो है, जो वर्कर जो 8 घंटे काम कर कर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, उस 8 घंटे के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो आज हम आंदोलन आज यहाँ बैठ के कर रहे हैं, उसी तरीके से मजदूर जो है फैक्ट्री में जब उसकी अधिकारों की बात नहीं सुनी जाती तो वो अपने अधिकारों के लिए जब फैक्ट्री के स्तर पर मजदूरों को इकट्ठा करके एक हड़ताल करता है, तो उस हड़ताल को भी गैर कानूनी घोषित होने पर आज जुर्माना जो है 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है मजदूरों के ऊपर लगाया गया है। अगर उस हड़ताल का कोई समर्थन करता है, जैसे आज हम यहाँ पर आपके समर्थन में, आपके आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए आए हैं, उसी तरीके से अगर मजदूरों की हड़ताल में कोई समर्थन करता है तो उस साथी के ऊपर भी, चाहे वो किसी संगठन का हो या एक अकेला पर्सन भी हो, उसके ऊपर भी 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है इस सरकार ने कर दिया। और इसके साथ साथ जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है। और जो सजाएं जो है आज से पहले पूंजीपतियों के लिए निर्धारित थी, अगर वो लेबर कानूनों को की उल्लंघना करते थे तो वही सजाएं जो है उल्टा जो है मजदूर वर्ग के ऊपर लागू कर दी गई है। और जिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार देती है, आज हम देखते हैं कि फैक्ट्री में जो महिलाएं जो भारी काम को नहीं कर सकती थी, और इसके साथ साथ जो सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक की ड्यूटी जो होती थी वो महिलाओं से विहीन होती थी। लेकिन उस टाइम पीरियड को भी जो है सरकार ने जो है उस कानून के अंदर लाके खड़ा कर दिया, यानी कि 24 घंटे आप महिलाओं से काम करवा सकते हो, भारी काम भी करवा सकते हो। इसी तरीके से नीम परियोजना, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट परियोजना, ठेकेदारी प्रथा, अस्थायी मजदूर और अप्रेंटिस के नाम पे जो 6 महीने साल से लेकर अप्रेंटिस को 3-3 साल में बढ़ा दिया गया है। और अप्रेंटिस के अंदर जो है 6 महीने से लेकर 3-3 साल, और उसके बाद जो है 14 साल के बच्चे को लेकर 5वीं क्लास से लेकर MA डिप्लोमा पॉलिटेक्निकल तक सभी तरह के जो पढ़े लिखे इंसान हैं वो भी उसके अंदर रहकर खड़े कर दिए हैं। और मात्र वेतन की तरह रखे हैं 5,000 रुपए से लेकर जो है सिर्फ 9,000 रुपए का वेतन, और वो भी एक जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है सरकार ने मजदूरों को अधिकार मुहैया करने का और एक सस्ते मजदूर मुहैया कराने का काम जो है सरकार ने किया है। और इसी क्रम को जब मजदूर जब अपनी अधिकारों के लिए जब मजदूर जो है हड़ताल करता है या ट्रेड यूनियन बनाता है, उसको भी यूनियन को भी एक गैर कानूनी रूप देने के लिए अलग अलग तरीके के कानून बनाए गए हैं। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि मारुति के 13 मजदूर साथी जो आज तक भी जो है 9 साल से जो है जेल की सजाएं काट रहे हैं, उनका सिर्फ कसूर इतना था कि उन्होंने अपने अधिकारों के लिए जो है आवाज बुलंद करी थी, और एक मालिकों के शोषण को दबाने के लिए, ताकि हम भी अपना कुछ अधिकार ले सकें, सिर्फ एक यूनियन की व्यवस्था के लिए आवाज उठाई थी। और उस चीज का उनको परिणाम क्या मिला, आज तक जेल की सजाएं काट रहे हैं। जिनमें से 2 साथी आज एक साथी हमारे बीच में आज नहीं रहा। 21-20 तारीख को जो है पिछली वो करंट लगने से, जब जमानत पे आया हुआ था तो करंट लगने से उसकी मौत हो गई। हमें उसकी मौत का भी खेद है साथियों। और आज जब सरकारें जो है इस तरीके से मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, तमाम मेहनत जनता के ऊपर जो है दमन करके बढ़ती जा रही है आगे, ये सभी परिणाम जो है उन आर्थिक नीतियों पे है जो 1991 में सरकारें लेकर आई थी। जो भी सरकारें जो उस टाइम पे बैठी हुई थी वो 1991 में जो आर्थिक नीतियां लेके आई, आप उसके बाद का आंकड़ा उठाकर देख लो। इन 3 सालों में लगातार जो है असमानता की खाई, गरीबी और अमीरी की खाई लगातार एक व्यापक दायरे में बढ़ी है। और आज हालात ये हो चुके हैं कि विश्व के 1000 लोग जो हैं, शीर्ष के 1000 पूंजीपति, जब इस कोरोना महामारी में पूरा मजदूर वर्ग, मेहनत कर जनता जो है रोटी के लिए मोहताज थी, आज उन्होंने अपने व्यापार को सिर्फ 9 महीने में कवर कर लिया।
लेकिन ये जो मेहनत कर जनता है वो अगले 10 साल भी उस चीज को कवर नहीं कर पाएगी। तो साथियों, ये असमानता की खाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और इन्हीं सब चीजों के लिए जब भगत सिंह ने 1928 में जो है असेंबली में बम फेंक के इनका विरोध किया था, तब भी भगत सिंह को भी ऐसे ही अलग अलग तरीके से देश विरोधी तरीके नारे से, देश विरोधी नामों से जो है नामित किया गया था। और हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी उस चीज को उसको लिए इन मेहनत कर जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन डिस्ट्रीब्यूट एक्ट का जो है विरोध किया था। आने वाले 23 मार्च को हम भगत सिंह की शहादत दिवस लगातार पिछले टाइम से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस 23 मार्च को भी हम अपनी बातियों पर लाल फीता बांधकर पूरे मजदूरों का और पूरे किसानों का आह्वान करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आप हमारा समर्थन करें। तो साथियों, मैं अपनी बात यही विराम करता हूं और मेरे साथ 2 नारे लगाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, दुनिया के मेहनत कशो एक हो, पूंजीवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों। सन बल सोनिका महेंद्र कपूर जी और मजदूर पत्रकार संतोष जी होंगे उद्वाड़ मरेगा मजदूर यूनियन सुरेश कुमार जी तैयार रहना। आओ जी संतोष जी। लाल सलाम साथियों, सबसे पहले पिछले 5 महीनों से पंजाब और उसके बाद दिल्ली के डिफरेंट विड्रो पे जो आपका आंदोलन चल रहा है, वो हम सब मजदूर संगठन, हम सब लड़ने वाले, हम सब मेहनतकश जनता को बहुत उम्मीद से भर देता है। मैं संतोष हूँ, मजदूर पत्रिका, ग्रामीण मजदूर यूनियन बिहार और मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान का जो एक घटक दल भी है उससे संबंधित हूँ। साथियों, जब किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, तो जिस तरह आज मीडिया का चरित्र है, जितना स्थानीयता है, जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारे देश के विभिन्न हिस्सों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक में इसकी कोई भनक नहीं थी। जब ये भनक लगनी शुरू भी हुई 26 नवंबर को, जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच भी गए, तो जैसा कि मजदूर आंदोलन में एक परिपाटी है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे खेत मजदूरों का किसान यूनियन के साथ, किसान संगठनों के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा है। तो शुरू में सबने इस बोलना शुरू किया कि अगर आप मजदूर संगठन से हैं, अगर आप मजदूर वर्गीय राजनीति करते हैं, अगर आप ट्रेड यूनियन करते हैं, तो मजदूरों की लड़ाई से आपका क्या वास्ता है। हमने देखा साथियों, भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह और उनके साथ के जो सहयोगी संगठन हैं, हम बरनाला गए थे जहां पंजाब खेत मजदूर यूनियन ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई थी। आने वाली 15 तारीख को भी भटिंडा में खेत मजदूर यूनियन की बड़ी रैली है। जब खेत मजदूर किसान संगठनों, किसान यूनियन के आंदोलन में आना शुरू हुए, तो सबसे पहला जो सवाल था कि ये 2 जो बड़ी खाई है वो कैसे भरेंगे। हम लोग पंजाब के अलग अलग जिलों में, मालवा के अलग अलग इलाकों में भी गए और ये पहुंचने की कोशिश की कि ये तो आपका थोड़ा बहुत टकराव होता है, जो आपका जो लगातार रिश्ता होता है किसानों से, वो तो मालिकी किसानी से बड़ा झंझट का है, तो आप इसमें क्यों हैं। उन्होंने जो बातें हमें बताई, वो जो पोगापंथी संगठन हैं जो लगातार इस बात की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि ये बड़े किसानों का संगठन है, उनमें हमने आंखें खोली। उसमें जो सबसे पहली बात है, उन्होंने बोला कि एसेंशियल कमोडिटीज है, ये सबसे पहले मजदूर विरोधी कानून है। लगातार हम 3 सालों से देख रहे हैं, सांता कमेटी की रिपोर्ट है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बंद किया जाए। पहले यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद लगातार ये 9 बाद नीतियों के ये फैलाया जा रहा है कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खत्म किया जाए। आप समझ जाइए, जब ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू हो जाएगा,
ये जब उस पे जो संशोधन है वो लागू हो जाएगा तो सबसे पहले जो मार पड़ेगी वो शहरी मजदूर वर्ग को पड़ेगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो भी अगर यहाँ से अगर इसका विनाश हो रहा है, अगर शहरी मजदूर, किसान, मेहनत का जनता उसका साथ में विरोध नहीं करती है तो समझिए कि हम मानवता के संकट से गुजरने वाले हैं। आपने लॉकडाउन में देखा है, वो आपको इमेज दिखती होगी कि सैकड़ों लाखों की तादाद में नोएडा, गुड़गांव, सूरत से मजदूर लगातार पैदल चल दिए हैं। वैसे समय में ये सरकार पहले तो 3 कृषि कानूनों में सुधार का बिल लाती है और ठीक उसके अगले दिन 44 जो श्रम संहिताएं थी उनको बंद करके 4 लेबर कोड में संशोधित करके पेश की। ये वो ठीक उसके अगले दिन था जब 3 कृषि कानून संशोधित हुए। साथियों, आपको समझना है कि जो 3 कृषि कानून हैं उसमें तो बहुत ज्यादा खामियां हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा मजदूर विरोधी, किसान विरोधी है। लेकिन ये जो पूरी साजिश है, जिसको मैं भारतीय यूनियन एक्ट के बहुत सारे भाषणों में सुनता हूँ कि वो लड़ाई केवल मोदी और अमित शाह के खिलाफ नहीं है, वो अंबानी अडानी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, वो WTO IMF के नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। वो इतनी बड़ी लड़ाई है साथियों कि हमें ये बहुत दिनों के बाद नजर आ रहा है। हम इस आंदोलन में क्यों ट्रेड यूनियंस को, मजदूर संगठनों को, छात्रों को, सारे मेहनत का जनता को क्यों शामिल होना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत दिनों के बाद 1930-40 के दशक के बाद कोई एक ऐसा आंदोलन दिख रहा है जो अपने तेवर में पूंजीवादी विरोधी, IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक की नीतियों की विरोधी और जो ये नव उदारवाद की नीति है उसके खिलाफ में खड़ी हो रही है। जैसा कि लगातार अलग अलग मंचों से साथी लगातार बोल रहे हैं कि ये लड़ाई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी व्यवस्था परिवर्तन की आकांक्षा और उसकी पोटेंशियल लिए हुए लड़ाई है। तो जैसा हम देखते हैं कि एक तरफ तो किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल करके कॉर्पोरेट का उस पर राज करके मजदूर बनाने की साजिश है, और दूसरी तरफ मजदूरों को, ट्रेड यूनियन को एकदम भी राइट नहीं है। जो भी उनको जो लड़ाई मिली है, जो उनको अधिकार मिले हैं, उसको भी एक एक करके छीना जा रहा है। तो साथियों, भगत सिंह ने जैसे सांकेतिक रूप से असेंबली में जिस दिन सांकेतिक बम फोड़ा था, वो उसका एक बहुत बड़ा रिलेशन ये है कि उस दिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पास होने वाला था। उसी तरह का, उसी खतरनाक मंसूबों को लिए हुए जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जो कोड ऑफ वेज एक्ट है, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट है, उसमें जो बदलाव किए गए हैं, उसमें ऐसे भी आज के दौर में पूरे ट्रेड यूनियन केवल 93% वर्कर्स जो उससे एम्बिट से बाहर है, केवल 6 या 7% लोग पे निर्भर करता है। ये मिनिमम वेज को नहीं लागू होने देता है, ना ये लगातार जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है उसके खतरनाक जो परिणाम होते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, उसको भी और भी मालिकों को छूट देने वाला है। तो साथियों, ये इतनी बड़ी लड़ाई है जो पूंजीवादी विरोधी लड़ाई बनने की दिशा में अग्रसर हो सकती है। इसलिए हम ट्रेड यूनियन, मजदूर संगठन, छात्र यूनियन, सब लोग किसानों की इस लड़ाई से प्रेरणा लेते हैं और हम चाहते हैं कि जो ये लंबी लड़ाई है उसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन होंगे, उसमें जातियों की लड़ाई भी इसमें है, उसमें मजदूर और किसानों की भी एक लेवल पे लड़ाई है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर की परमानेंट वर्कर से भी लड़ाई है। लेकिन हमें इस पूरे लड़ाई को एक साझा लड़ाई में तब्दील करके जो व्यवस्था है, जो पूंजीवाद है, उसके खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी। और बस एक अंतिम बात मैं बोलना चाहता हूँ, हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में एक मिलिटेंट, एक बहुत जुझारू मजदूर आंदोलन का दौर चल रहा है। हमारे साथ में मजदूर मारुति यूनियन के साथी आए हैं, बेल सोनिका यूनियन के साथी आए हैं। आपने देखा है कि पिछले 20 सालों में जब भी जुझारू मजदूर आंदोलन खड़े हुए हैं, चाहे मारुति का हो, चाहे ग्रेजियानो का हो, चाहे प्रिकॉल का हो, चाहे रिजेंट सेरामिक का हुआ है, पूरे मजदूर आंदोलन को आजकल क्रिमिनल बनाने की साजिश है। उनको लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से डील किया जा रहा है। प्रिकॉल में डबल लाइफ टर्म दिया गया है, मारुति के 13 साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो साथियों, आपको जैसे पता है कि जब भी एक जुझारू मजदूर आंदोलन खड़ा होगा, जब भी जुझारू एक किसान आंदोलन खड़ा होगा, वो सारे के सारे आंदोलन इस
व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की आकांक्षा जगाए हुए हैं। और जैसा कि पहले के साथियों ने बोला है कि हमें यही नहीं रुकना है, हमें इस निजाम को बदलने तक नहीं रुकना है, हमें ऐसे समाज की स्थापना के लिए लड़ना है जहां पे सबके लिए एक समान अवसर और एक समान योग्यता के आधार पे हमारे सबके लिए समान अवसर महसूस करें। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जिंदाबाद, धन्यवाद सर। जो आपने शुरू किया है, जिसकी आज पूरी दुनिया के अंदर एक आवाज पहुंच रही है, और इस आंदोलन में पत्रकार बंधु, मजदूर, किसान, कर्मचारी, देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस आंदोलन को देख रहे हैं, और इसमें सभी अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं मनरेगा मजदूर यूनियन सचिव, जिला सचिव, मनरेगा में जो सरकार ने 2005 में ये कानून लागू किया था और हरियाणा में 2008 में इसको लागू किया, और इस मनरेगा एक्ट में मजदूरों को 100 दिन की गारंटी दी, मजदूरों को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान मनरेगा एक्ट में दिया। सरकार ने कहा कि अगर मजदूरों को काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी भी मजदूर को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, और ना ही 100 दिन का काम मिला है। लगातार मनरेगा मजदूर यूनियन मजदूरों के अधिकार को लेकर के अधिकारियों के समक्ष गांव में मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए मांग करती आ रही है, और काफी गांव के अंदर मनरेगा मजदूरों ने यूनियन के साथ जुड़ करके अपने अधिकारों को हासिल किया है। और मनरेगा मजदूर यूनियन जितनी भी हमारे जींद जिला, कैथल जिला, कुरुक्षेत्र जिला मनरेगा मजदूरों की संघर्ष की बदौलत ही काम मिल पाया है। और मनरेगा मजदूर यूनियन सिर्फ मनरेगा तक सीमित नहीं है, मनरेगा मजदूर यूनियन के साथी समझते हैं अगर मजदूर इस आंदोलन को नहीं समझेगा तो ठीक है, तुम यहीं बैठ तो आने वाले दिनों में जो रोटी की दिक्कत है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार के इन कानूनों से रोटी को खतरा पैदा हो गया है। रोटी के ऊपर कब्जा करवाने के लिए ये कानून है, और इस बात को हमने गंभीरता से समझते हुए 26 तारीख को जो ऑल इंडिया हड़ताल थी किसानों ने शुरू की, वहां पंजाब का बॉर्डर जो क्रॉस किया, वहां पानी की बौछारें छोड़ी गई, वहां लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, कासू गैस के गोले छोड़े गए, और हमारे साथी लगातार हड़ताल में शामिल हैं। और 8 तारीख को भी जो हड़ताल थी, हमारे साथियों ने हर जगह किसानों का साथ दिया। 14 तारीख को जिला जींद में मनरेगा मजदूरों की तरफ से किसान आंदोलन को साथ देते हुए उनके समर्थन में उसमें शामिल हुए, और लगातार तब से मनरेगा मजदूर यूनियन किसानों के आंदोलन में लगातार चल रही है, उनका साथ देती आ रही है। मनरेगा मजदूर यूनियन समझती है कि अगर किसान जीतेगा तो रोटी
का कुछ प्रबंध हो पाएगा। नहीं तो सारी की सारी जो मंडियां हैं वो खत्म हो जाएगी, जो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। दाल के सब्जी के रेट पहले महंगे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, किराए भाड़े बढ़ाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में जीवन मुश्किल है। और शहीद आजम भगत सिंह की जो बात है, जो किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं पंजाब की तरफ से औद्योगिक मजदूरों की तरफ से उनका संगठन मॉडर्न स्टील वर्कर्स यूनियन की तरफ से ये देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो आज जन आंदोलन का रूप ले रहा है, ये बहुत ही लंबे समय से बड़ा संघर्षशील और शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। 200 से ज्यादा किसान मजदूर वर्करों ने इसमें कुर्बानी दी है। इस संघर्ष को और जो शहीद होने वाले हमारे साथी हैं उनको हम सलाम कहते हैं। ये संघर्ष जब पंजाब में शुरू हुआ था, उसी समय से हमारे लुधियाना का, पंजाब का औद्योगिक मजदूर इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ रहा था, क्योंकि ये लड़ाई जो कृषि कानून की लड़ाई है, उसी समय ये लेबर कानून जो श्रम कानून थे वो भी ला रहे थे। पंजाब के अंदर सरकारी विभागों के निजीकरण के खिलाफ हमारे मजदूरों ने, किसानों ने, मुलाजिमों ने मिलकर बहुत जद्दोजहद की थी। उसमें पंजाब के अंदर एक ये समझ बन चुकी थी कि ये नीति के पीछे खाली एक जुए पी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ही नहीं, जो भी सरकार सत्ता में आएगी वो साम्राज्यवादी कंपनियों के साथ जो समझौते किए हुए हैं, वो समझौते सरकारें, उनकी जो चुनावी पार्टी है, वो लोगों के ऊपर पुलिस के दमन पर, मिलिट्री पे दबाव बनाकर लागू कर रही हैं। वो आज हमारे सामने है कि 1991 से लेकर आज जितने भी देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उसमें कृषि कानूनों की बात हो, कर्जे की खुदकुशी की बात हो, इसी में इंडस्ट्री वर्कर्स की लड़ाई, लुधियाना के अंदर जो हीरो एवन राशन बड़े बड़े साइकिल उद्योगपति हैं, उनके खिलाफ मजदूरों की लड़ाई थी। लुधियाना में हीरो हार्ट सेंटर जो दयानंद हॉस्पिटल के नाम पे जाना जाता है, पूरा अपने देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनका जाल बिछा हुआ है पूंजी का। उनके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट वाले मजदूरों ने, रेगुलर मुलाजिमों ने लड़ाई लड़ी ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए। उस समय भी ये भारतीय किसान यूनियन एकता ये कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई के मैदान में उतरी थी। उस समय जब लुधियाना में 2002 से लेकर 2010 तक औद्योगिक मजदूरों पे बड़े पैमाने पे छटनी हो रही थी, मजदूरों पे बोझ में कटौती की जा रही थी और मजदूरों पे पुलिस केस बनाए जा रहे थे, कंपनी को बंद किया जा रहा था मुनाफे कमाने के लिए, लेबर कानून को हटाने के लिए, जो कुछ न कुछ सहूलत पाते थे। मालिक और सरकार का गठजोड़ उस समय भी सामने आया। जितने चुनावी दल थे, वो कांग्रेस हो, अकाली हो, भाजपा, यहाँ तक के दलितों का मसीहा जाने वाली बहुजन समाज पार्टी, वो भी पंजाब में सभी एक मंच पे इकट्ठे हो गए मजदूरों की लड़ाई को कुचलने के लिए।
पूंजीपति को सरकार का साथ दे रहे थे। क्या बोल रहे थे उस समय? यही बोल रहे थे कि यूपी बिहार से अपनी जमीन के टुकड़े को छोड़कर, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर पंजाब में हमारे खेतों में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ी बनाकर बैठे हुए हैं। ये तो किसान भी है, यहाँ पे मजदूर भी है इंडस्ट्री में। इसलिए सबसे बड़ी ताकत ये मजदूरों की है। मत बोलो ये भैया है, ये तो हमारे युद्ध साथी है, युद्ध साथी। और युद्ध साथी आज ये लड़ाई के मैदान में है। उसी समय बिजली का निजीकरण हो रहा था, 2003 बिल की बात हो रही है। बहुत बड़ा हमला था। बिजली कर्मचारी, अध्यापक, छात्र वर्ग वो भी लड़ाई के मैदान में थे, चंडीगढ़ जाते थे, कभी दिल्ली मोर्चे लगाते थे। इंडस्ट्री वर्करों का मूवमेंट, प्रवासी मजदूरों की लड़ाई और इसी के साथ बिजली कर्मचारियों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई। पटियाले के अंदर मोर्चा लगा हुआ था अपनी जमीन को बचाने के लिए, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए। उस समय एक तरफ किसानों की लड़ाई, बिजली कर्मचारियों की लड़ाई, लाखों की संख्या में इंडस्ट्री के मजदूरों की लड़ाई थी। 10 साल लड़ाई हो रही थी। हमारी तरफ से प्रयास हो रहे थे, मोर्चों की तरफ से भी, कि हम एक ऐसा मजबूत किला बना सकते हैं, ताकत बना सकते हैं जब भी सभी एक साझे दुश्मन का लड़ाई लड़े। लेकिन हमारी ट्रेड यूनियन में भी उसमें बहुत बड़ा सवाल आ गया कि नहीं, हम इनके साथ नहीं जुड़ेंगे, ये तो किसान है, कहीं गड़बड़ ना कर दें। लेकिन उस समय बहुत बड़ी ताकत बन रही थी। उस समय एक किसान संगठन वाले बधाई के पात्र हैं, जो पहले बात समझ रहे थी कि आने वाले समय में हमला बहुत बड़ा होगा। आज हमला हमारे सामने है। 10 साल वो बीत गए। गुड़गांव के अंदर हमारे शहर में मारुति सुजुकी के मजदूरों का संघर्ष हो। न्योटा के अंदर जो जमीन छीन कर गंगा हाईवे बनाई जा रही है, कभी कहते जमुना एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है। किसानों को जमीन छीन कर कारपोरेट घरानों की सहूलत के लिए, व्यापार के लिए जमीन छीनी जा रही है। ये क्या हो रहा है? उस समय भी गुड़गांव के अंदर भी लाठीचार्ज हो रहा है, गोली चला रही है आज तक मारुति सुजुकी के मजदूर। वहां पर जेलों में बंद है। जापान से आवाज आ रही है कि जापान मजदूरों को जमानत में नहीं देना। सरकार बैठी है सेंटर में, यही बोल रही थी कि जब मजदूर को जमानत भी दे दिया तो हमारी पूंजी निवेश नहीं होगा, विदेशों से पूंजी निवेश नहीं होगा, जो हमारे देश की विकास की ओर लेके जा रहे हैं, रास्ता बंद हो जाएगा। सरकार भी चला रही थी, नहीं हम विकास चाहते हैं। 12-12, 14-14 घंटे मजदूर काम करने के लिए मजदूर हैं। सरकार की तरफ से न्यूनतम वेतन कानून बनाया है, फंड बाउंस का कानून है, ग्रेटी का कानून है, 8 घंटे का कानून है। अपने देश में कागजों का श्रृंगार बने हुए लेबर लॉ। 90% इंडस्ट्रियों में, 95% इंडस्ट्रियों में जो समाज के इंडस्ट्री है, वहीं पर संगठन का नाम नहीं, लेबर कानून का कोई नाम नहीं। और मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। कोई सामाजिक गारंटी नहीं है। मशीन की चपेट में आके मजदूर मर जाए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मालिक बच जाते हैं, कहते हैं मेरी कंपनी का वर्कर नहीं, ये तो किसी को मिलने आया था, मशीन की चपेट में आ गया। हिंदुस्तान टायर कंपनी है, मजदूरों ने अपनी ताकत के जलवे दिखाए। जब एक मजदूर चपेट में आके मर गया, 3 जुट थे हिंदुस्तान टायर कंपनी के, कंगनाल में, कंडारी के पास, शेरपुर, लुधियाना में, चारों तरफ से 20,000 मजदूर इकट्ठे हो गए 3 दिन के लिए। गेट जाम कर दिया, दलाल लोगों की नहीं चल पाई, मुआवजा लेकर उठे। इन मजदूरों ने ताकत के कर्ज में दिखाया, धारा 44 लगा दो, कर्फ्यू लगा दो, सब कुछ हुआ। मजदूर जीत कर हटे हैं। यही हाल हीरो एवं फैक्ट्रियों में हुआ, ओसवाल बुलेट कंपनी में हुआ। मजदूरों पे लाठीचार्ज और पकड़े जा रहे हैं। कोई दूसरी तरफ भागता है,
तो उन पे केस बनाकर जेल में बंद, अभी तो केस चल रहे हैं मजदूरों पे। उसी समय जब 2005 में रोकमेल हाईवे इंडस्ट्री की फैक्ट्री बंद कर दिया, संगठन बनाने नहीं दे रहे थे, तालाबंदी करके ऑटो पार्ट चालू कर दिया, साइकिल पार्ट बंद कर दिया। ये हालात मजदूरों के साथ हो रहे हैं। यही हालात जमीन छीनने वाला 2006 में जब कोहला सनेड़ा छन्ना में ट्राइडेंट कंपनी जमीन छीन रही थी, अंदर भी बैठे हुए हैं, ये बाहर भी बैठे हुए हैं, हमें भाई भाई को लड़ा रहे हैं। इसलिए आज जब ये लड़ाई उनकी मिलिट्री के बल पे, उनकी पुलिस सेना के बल पे जब कंट्रोल नहीं हो पाई, कभी आदिवासी जंगलों में जाते हैं, इस जमीन के अंदर, जंगल के अंदर जो खान है कोयले की, लोहे की, जब वहां पर रबड़ पैदा होती है, वहां से कच्चा माल कंपनी में कब्जा करवाया जा रहे हैं, पेट्रोल निकालकर कंपनी के कब्जा करवा दो। ओ आदिवासी लोग जिनमें शिक्षा का अधिकार नहीं, पानी नहीं मिल रहा है, खुराकी नहीं मिल रही, वहां पर से सहूलत नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। मेरे को झारखंड जाने का मौका मिला, आदिवासी क्षेत्र में कन्वेंशन रखी हुई थी, पंजाब की तरफ से हम गए आज से 15 साल पहले। उस समय देखा जब बूढ़े थे तन में कपड़ा नहीं था। आज भी हालात ऐसे बने हुए थे, हमारे जैसे लोगों को देखकर उनको लगता था ये कहां से आ गए छूटे बूटे लोग। जब बोले पंजाब से आए हैं, 15-2000 किलोमीटर से आए हैं, कैसे आ गए? वो लोग 100 किलोमीटर से 5 दिन से पैदल चल के आए थे उस कन्वेंशन में। उन लोगों को आतंकवादी कहकर उन लोगों को मर्डर किया जा रहा, मारा जा रहा। विकास के नाम पे एक तजर्बा है अपने सामने कि हमारे देश के जो पैदावार के स्रोत हैं, जहाँ जमीन है, जंगल है, ये सबको छीन कर मुट्ठी भर कंपनियों को दिया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सचमुच में मेरे को लग रहा है ये जो भगवान है, ये जो देवी देवता हैं, असल ताकत तो आज सामने आई है। जिस ताकत को भक्त सिंह कहता है, ये नौजवानों, युवा पीढ़ियों अपने असली भगवान, असली इनकलाब की चालक शक्ति, ये सोए हुए शेर हैं, ये जो किसान हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर हैं, इंडस्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, सोए हुए शेरों को जगा दो, उठा दो, फिर देखो एक ऐसे सत्ता का परिवर्तन होता है। सचमुच में ही जितने बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों ने सोए हुए शेरों को जगाने का प्रयास किया, बताया कि हमारा जंगल जमीन कौन छीन रहा है, मजदूरों को बताया, दलितों को समझाया कि कौन है अत्याचार करता है, इसके पीछे क्या कारण है। कारण यही है, बहुत से लोगों पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, जिनके पास रोजगार की गारंटी नहीं है, सबसे ज्यादा उन पे अत्याचार होता है। इसलिए उनकी औरतों के बहू बेटियों से रेप होते हैं, अत्याचार होते हैं। आज वो बुद्धिजीवियों को जेलों में बंद किया हुआ है। मैं सलाम करता हूँ इन देवी देवताओं को सामने। जो सबसे पहले कि आप सभी को जो यहाँ पर मौजूद है, आप सब साथियों को, जो जुझारू साथी हैं, जो पिछले लंबे समय से जो अपने हक और अधिकार का संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सभी को ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया यूसीआई की तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन, सलाम। साथियों, यूसीआई जो मासा यहाँ पर हम लोग, जो साथी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान, उसका एक घटक दल है, उसका एक हिस्सा है। साथियों, ये जो यहाँ पर वक्ताओं ने बहुत विस्तार से ये बातें कही है, मजदूरों और किसानों की एकता का क्या महत्व है, क्या जरूरत है, इस बात को उन्होंने अपनी बात को बहुत बखूबी, बहुत विस्तृत ढंग से अपनी बात को रखी है। तो मैं उस बात को यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। अपनी बात कहने से पहले मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह को बधाई दूंगा, जिन्होंने आज एक ऐसे दिन को चुना है जो दिन साम्राज्यवादियों को, जो उपनिवेशवादी ताकतें हैं, उनको जाकर, उनकी मांद में जाकर, उनके घर में जाकर सबक सिखाने का जो काम उधम सिंह ने किया था, उस दिन को चुना है आज की सभा के लिए। मैं इसलिए उन्हें बहुत बहुत क्रांतिकारी बधाई दूंगा। साथियों,
आज ये आप जानते होंगे कि जिस जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार जनरल डायर जो था, जो ब्रिटिश हुकूमत का एक नौकर था, एक जनरल था, उसने जलियांवाला बाग में जिस प्रकार से निर्दोष महिला और बच्चों को की हत्या की, कत्लेआम किया, उसका बदला लेने के लिए, जो 1919 में हुआ था, उसका बदला लेने के लिए ठीक 21 साल बाद उधम सिंह इंग्लैंड में जाकर उसी जनरल डायर को उनकी वहां पर हत्या की और उन्हें सबक सिखाया कि हमारे लोगों का खून जाया नहीं जाएगा, वो एक प्रतिशोध और गुस्सा और चिंगारी का एक कारण बनेगा। ये जाके ब्रिटिश हुकूमत के लोगों को उन्होंने बताया। तो ये दिन चुना, इस दिन को आज एक सभा का आयोजन करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम सभी को उधम सिंह को याद करना चाहिए। साथियों, जैसा कि ये जानते हैं आप लोग कि देश में लड़ाई चल रही है, जहां पर 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग है। एक तरफ एमएसपी पर गारंटी देने की मांग है, कानून बनाने की मांग है, तो दूसरी तरफ जो मजदूरों के ऊपर विशाल हमला हुआ है इसी लॉकडाउन के दौरान, उसी की आड़ में कि उनके 44 कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाया गया है। तो एक देश में मजदूर आंदोलन भी है, एक किसान आंदोलन भी है। मजदूर आंदोलन मांग कर रहा है इन 4 एकालो कानूनों को जो लेबर कोड के रूप में सामने आए हैं उनको वापस लिया जाए और न्यूनतम मूल्य की न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाए। ये किसान और मजदूर आंदोलन आज जब एक साथ धीरे धीरे आ रहे हैं तो एक ये नई लड़ाई, नया संघर्ष, नया एक प्रयास बनता जा रहा है। ये बात बहुत साफ कर दूं मैं यहाँ पर चंद मिनटों में अपनी बात को खत्म करते हुए कि साथियों, ये जो लड़ रहे हैं हम लोग, ये संघर्ष कर रहे हैं, ये केवल किसान आंदोलन या किसानों की लड़ाई नहीं है। ये ऐसी लड़ाई है जो इस देश की नई मुक्ति की लड़ाई है, इस देश के मां मेहनत कर जनता, वंचित शोषित समाज की नई मुक्ति की लड़ाई है, नई लिबरेशन की लड़ाई है, नई आजादी की लड़ाई है। इसलिए आज सम्मानित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, संगठन तो आए, मजदूर संगठन, पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज सानू 106 दिन हो गया इस अंदोलन ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਅਸੀਂ किसान अंदोलन ਨੂੰ 106 दिन तक बड़े शांतिपूर्ण तरीके ना अगे ले गए। साथियों, लेकिन एक गूंगी बहरी सरकार साड़ी गल इन्नी आसानी ना सुनने वाली नहीं। साथियों, ये 3 कानून और एमएसपी की गारंटी की लड़ाई तो असी लड़ ही रहे हैं, लेकिन पूरे देश की लड़ाई भी असी लड़ रहे हैं। साथियों, आज मैं देख रहा सी कि कल इन्होंने बजट पेश किया, उस बजट दे विच पेट्रोल और डीजल दे कुछ टैक्स घटाया और किसानों के नौ दे डीजल के ऊपर 4 रुपए और बढ़ा देते। क्या वो 4 रुपए जो बढ़ाए आ वो किसानों को मिलोगे? बिल्कुल नहीं। वो इस सरकार ने एक नवा हथकंडा अपना के टैक्स को और बढ़ाया और कुछ दिनों बाद जेड़ा पैसे घटाए आ वो भी बढ़ाओगे और फिर कहोगे कि पहला तो इन्ना टैक्स का सरकार साड़ी चल नहीं रही, साढ़े खर्चे नहीं चल रहे, इस करके ਅਸੀਂ टैक्स बढ़ा रहे हैं। साथियों, साड़ी जी फसलों की पूरी डिमांड है एमएसपी ते पूरे देश के 14 लाख करोड़ रुपया, 14 लाख करोड़ पूरा धान और कणक खरीदा जा सकता है। दूसरी फसलें भी खरीदिया जा सकती और उन्होंने बेचिया जाके भी वो पैसे भी सरकार को आते आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ फर्क ਹੁੰਦਾ ਆ, वो 1.5 लाख रुपए करोड़ का ਹੁੰਦਾ। यानी कि 1.5 लाख करोड़ भी सरकार सानू नहीं देना चाहती। दूसरे पासे इस पार्लियामेंट का खर्चा, इस ब्यूरोक्रेसी का खर्चा, जी केंद्र सरकार चल रही है, वो खर्चा 1 साल का 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा और पूरे देश के किसानों और 1.5-2 लाख करोड़ भी नहीं देने तैयार हो रहे। तो कितना बड़ा फर्क है। और
बार बार सानू कहा जाता कि असी परजीवी हाँ, परजीवी असी नहीं, परजीवी वो लोग ने, असी 60% लोग, 60% किसान, 30% होर लोगों को काम देने और देश की 100% जनता नू असी रोटी देने, अनाज देने। परजीवी वो लोग ने जेडे साडे पैदा हुई की फसल से टैक्स ला के अपनी पार्लियामेंट में चलाते और 10 लाख करोड़ का बर्बाद करते हैं, वो लोग परजीवी ने साथियों, असी परजीवी नहीं है साथियों। इस देश के विच बुलेट ट्रेन चलाने की गल की जाती है, इस देश के विच मेट्रो सिटी बनाने की गल की जाती है, लेकिन इस देश के विच रोटी की गल नहीं की जाती साथियों। तुसी देश के उस हिस्से तो आते हो जिहड़ा हिस्सा अमीर मानिया जाता देश के विच, उस हिस्से तो तुसी आते हो, लेकिन तुहानू पता है कि तुसी अपनी जरूरतां भी पूरियां नहीं कर पाते। लेकिन देश के विच ऐसे हिस्से ने जिन्हां को कपड़ा भी नहीं है। मैं कहानी सुनाना चाहना।